पहला काम तो इसमें ये रहेगा अपना कि मैं ये बता दूंगा कि भाई ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसका तो हार्ड कॉपी निकलवा के रख लो। ठीक है, अगर मान चलो कुछ चैप्टर में मतलब कुछ ही चीज़ें काम की है तो उनको मैं हाईलाइट करवा दूंगा, तो मैं बोलूँगा इसका नोट डाउन कर लो, इसको हटा ही दो, इसका बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा। तीसरा काम भाई, यूपीएससी में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को जाके वो जो बुक है यूथ कंपटीशन वाला, वो बुक चाहे ले लो, पीडीएफ तो मैं दे ही दिया हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बार बार लगाते जाओ, तो तब जाके आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, ये सब कोई स्टार्टिंग के पेज कोई काम के नहीं होते हैं अपने, तो ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखो जैसे मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये बुक आराम से आपके 10 पन्नों में सिमट के आ जाएगी, तो वही है, उसके लिए पीवाईक्यू का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने कोई काम के नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कहाँ कहाँ कैसे कब और कहाँ, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो देख लेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये क्वेश्चन देखो मेंस में भी आया है, तो पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आदिवासी दिकोश एक श्रवण युग की कल्पना, ये भी एक नॉर्मल चैप्टर है। हाँ, कुछ चीज़ें काम की निकल जाएगी। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन आया है। बुनकर लोहा बनने वाली फैक्ट्री मालिक, ये नॉर्मल की चैप्टर है, ज़्यादा काम का नहीं है। देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये नॉर्मल है। महिलाएं जातीय सुधार, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से पीटी प्लस मेन दोनों में क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय आंदोलन संगठन 1870 के दशक से 19 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्वतंत्रता की बात है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर देखो अभी इसमें कुछ चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी प्लस मेन दोनों के लिए, तो वो अपन साथ साथ करते जाएंगे। अभी देखो इतना, अब ये इमेज से बस अपने को इतना लेना है कि पूना के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते ब्रिटिश रेजिडेंट 1790 में हुई थी। और थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री, अगर आप मीडिवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता चलेगा कि पुनः ये पैक्ट कब होता है, क्या होता है, कारण क्या होता है इसके पीछे। जब मराठाओं में विभाजन होता है ना, तब उसके कारण क्या होता है कि सब लोग बट जाते हैं, तो इस कारण से ऐसा होता है ये चीज़। अभी पहला चैप्टर है, बस ओनली मैं बता दूंगा, इसमें ये काम का ज़्यादा चैप्टर है नहीं, तो इसमें कुछ जो चीज़ें रहेगी मैं बता दूंगा, भाई ये हाईलाइट कर लो या लिख लो, अपना नोट्स बना लो। अभी ज़्यादा काम का है नहीं चैप्टर। अब ये चीज़ें पता कैसे लगेगी भाई, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, पीवाईक्यू आपको रटे हुए होने चाहिए, पीटी प्लस मेन दोनों के, तब जाके आपको पता लगेगा। ठीक है, इसमें वही बताया गया कि भाई तारीखें कितने महत्वपूर्ण होती थी, क्यों होती थी। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये मान के चलो संधि हुई थी पूना के दरबार में, ठीक है, 1790 में। शायद इसको ना पूना पैक्ट भी बोलते हैं, एक बार देख लेना। नहीं, पूना पैक्ट तो वो है गांधी जी के साथ तो जो होता है वो है। ठीक है, जो भी है। अब देखो, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई है, कब कौन सा युद्ध हुआ है, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास की तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है? अब देखो, ये कोई काम का नहीं है, बस इतना एक बार पढ़ लो, हटा दो साइड में, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। अब ये वही बता रहा है कि भाई जब इतिहास होता है, जैसे भाई 1857 क्रांति से पहले कैसा था, 1857 क्रांति के बाद में भारत कैसा बना, गांधी जी के आगमन से पहले भारत कैसा था और उसके बाद में कैसा बना, तो इतिहास यही दिखाता है। तो ये भी कोई काम का नहीं है, कहीं पीटी मेंस कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। अब ये नॉर्मल बता रहा है कि भाई आप जैसे मान लो इतिहास जानोगे तो कैसे जानोगे भाई ये चाय पीना कब से शुरू हुआ, तो आप इतिहास में जाओगे,
इसीलिए हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपने जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो समझ में आता है। जैसे कब हुआ था भाई, 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। तो उस टाइम गुप्तचर टाइप से होते थे लोग, चिट्ठियों का इनका माध्यम यूज करते थे। तो ये भी कहीं से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखो, यूपीएससी जो बहुत बात जैसे डायग्राम होती है, इन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखेंगे भाई किस चीज़ के बारे में, तब पता लगेगा भाई ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। यहाँ पे जो चित्र दिया है इसमें क्या हो रहा है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भारत में वही है, शास्त्र वास्त्र होते थे। जेम्स रेनले द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है, जो 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। अब ये थोड़ा फैक्ट है, अब ये लिख लेना, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या लिखना है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। अब देखो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना या हाईलाइट कर लो, जो भी है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहो तो हाईलाइट कर लो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है। अगर आप मान के चलो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो लिख लेना। अब ये क्यों क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, याद करो 2023 में यूपीएससी ने पूछ लिया था आर्कोलॉजिस्ट के बारे में, ठीक है। तो वो यही पूछ सकते हैं कि भाई जो नक्शा बनाने का काम है किसको, पहली बात तो किसके उस टाइम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन भाई कौन किया था ये काम, तो जेम्स रेनले किया था ये काम। अब कब किया था, 1782 में किया था, ठीक है। तो ये मतलब कब उसको काम सौंपा गया था, ये 3 फैक्ट है। तो ये आप चाहो तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप वहाँ पे इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। नहीं तो आप ये लिख लो भाई, यहाँ पे जेम्स रेनले द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, बस। अगर मान के चलो कि आगे अगर वो कुछ पूछ सकता है कि भाई उसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे अगर भाई रॉबर्ट क्लाइव को नक्शे बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीटी में। तो भारत में अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था, इसीलिए उसको ये काम दिया गया था, ठीक है। और इतना ये नहीं पूछेगा वो क्या है, परंतु ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जो क्वेश्चन बना सकता है। और ये देखना जो आप मैं बुक बताया हूँ ना, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा होगा, सीडीएस एनडीए कहीं पे भी पूछा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, तो आप इसको हाईलाइट कर लो या लिख लो, वो आपका काम है। और ये इधर कोई काम की चीज़ें नहीं है, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने का कोई स्कोप नहीं है। अब आगे देखो, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समझ के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय की हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो नॉर्मल स्टेटमेंट है कि अपन, तो ये आंसर राइटिंग में थोड़ा बस यहाँ से एक लैंग्वेज सीख सकते हो कि आप किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ गांधी आया, गांधी कारण ही आज़ादी मिली। याद करो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था, तो भाई आज़ादी में बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे, तो आप ये नहीं बोल सकते ओनली गांधी जी के कारण ही आज़ादी मिली। हाँ, गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, बस आप इतना बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं है ऐसे बस। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को एक इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वहाँ कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा।
इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह की इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो ये सब पहले ज़माने में जो होता था वही है, कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता ना पीटी प्लस मेंस में। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। तो मतलब आजकल थोड़ा और ज़्यादा एनालिटिकल रूप से इतिहास लिखा जाना लगा है, बस उतना है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। अब इधर देखते हैं ये क्या है, किसी लिप्टन टी है। अब सोचो ये अभी भी कंपनी है, ये अभी भी इसका मार्केट में है। अब यहाँ क्या बताना चाह रहा है अपने को, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यहाँ चाय पीते। देख रहे हो ये घोड़े पे प्रतीकात्मक, भाई ये चाय पीने वाले राजा महाराजा है, ये बेचने का तरीका है। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर। रोटी बनानी है? आप बना देना 5 रोटी। राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी भी दी गई है। अब देखो यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, मतलब देखो यहाँ तक तो इसका कोई काम नहीं है क्योंकि तो एड के बारे में बता रहा है। अब इसमें थोड़ा बहुत अगर देखो कि भाई कौन है क्या है, अगले इसमें ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया तीसरा बेटा। अब इतना तो यूपीएससी जाके नहीं पूछेगा भाई वो रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन था ये तो क्वेश्चन पूछने से रहा, ठीक है। ऑफ करना पड़ना, हाँ ना, ठीक है। फिर भी एक बार थोड़ा बहुत अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ से भाई ये ब्रिटेन की रानी का तीसरा बेटा राजू आर्थर घोड़े पर बैठा होता है और राजकुमार आर्थर की ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये पूछ होता है ड्यूक ऑफ कनॉट क्या है, पर नहीं पूछेगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत एक हाईलाइट कर सकते हो, मतलब इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी। हाँ ये तो लिप्टन, हाँ अभी भी चल रही है भाई, ये तो ब्रांड है, अच्छी खासी ब्रांड है, तो उसके लिए नहीं पूछेगा वो, ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा माने एक आध लाइन लिख भी लोगे तो क्या नुकसान है, मतलब ये ओनली ये लिखना है बस, ठीक है। अगर हाईलाइट करना तो हाईलाइट कर लो बस, और कोई काम का चीज़ नहीं है उसमें, ठीक है। आगे कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों की महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों को ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। तो ये भी कोई काम का नहीं है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, और ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, ये तो पता होना चाहिए आपको भाई, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता। तो ये तो याद रखना कि प्रथम कौन था और अंतिम कौन था। ये तो आपको जब वो बुक में क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा ये तो, ठीक। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिंग, डलोजी, अब ये याद रखना यूपीएससी ने इन्हीं के ही बारे में क्वेश्चन पूछा है, वेलेजली, बेंटिंग, डलोजी, मेंस ने भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग और इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, एक तो यही है कि पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, आखिरी कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। दूसरी बात, जब आप मान के चलो कहीं और से भी पढ़ोगे तो ये याद रखना इन्हीं के बारे में यूपीएससी ने पीटी प्लस मेंस दोनों में पूछा। जैसे मेंस में है ना, डलोजी के बारे में पूछा है और उसने रिपन के बारे में पूछा है, ठीक है। रिपन के बारे में पूछा था। ये बंगाल विभाजन किसके टाइम होता है, अरे बंगाल विभाजन के टाइम गवर्नर जनरल कौन था, अरे बताओ, तुम लोग पढ़ के आए हो ना। उठा के फेंक दूंगा, कॉर्नवालिस तो उधर तो रहता है, अभी 1791 में रहता है कॉर्नवालिस तो। लॉर्ड कर्जन, देखो रिपिन तो पॉजिटिव था, ये तो 1882 के टाइम रहता है ये, ठीक है। तो 1905 के टाइम में कर्जन रहेगा, लॉर्ड कर्जन की नीति जो भी है। पर ये चीज़ याद रखना कि ये जो जितने भी गवर्नर जनरल, मैं एक PDF दे दूंगा,
उसमें सब रहेगा, ये जितने भी गवर्नर जनरल हैं सबके बारे में है उसमें, टेंशन मत लो। पर अपने लिए जो है इम्पोर्टेंट ये सारे हैं। इरविन, देखिए इरविन का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पीटी में पूछा है, हेंस्टी का भी पूछा है, वेलेजली का भी, वेलेजली की शाही संधि पूछा है यूपीएससी ने, बेंटिंग का पूछा है, डलोजी के बारे में पूछा है, कैनिंग, लॉरेंस। तो अपने लिए जो है इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाली ये है लाइन कि पहला कौन था और आखिरी कौन है। अरे कौन कौन से गवर्नर जनरल जिनके बारे में अपने को ज़्यादा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में जो दिया रहता है यूपीएससी उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछती है। ये चीज़ याद रखना कि ये जितने गवर्नर जनरल, सारे गवर्नर जनरल नहीं पढ़ने अपने को, पर ये जो गवर्नर जनरल दिए हैं इनके बारे में जरूर पढ़ना है अपने को, तो ये चीज़ याद रखना। के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता। अब ये कोई काम का नहीं है अपने लिए। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? ये भी कोई काम का नहीं है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि पहले क्या था, व्यक्तिगत आधार पर लिखा जाता था इतिहास, और उस टाइम जो समाज है अब जैसे मान के चलो आप राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ोगे तो आपको तो लगेगा नहीं कि कभी समाज में गरीबी है, जातिवाद है, छुआछूत है, ये कभी नहीं पता चलेगा ना। पर तो वही एक सामान्य व्यक्ति को लेकर अगर लिखा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, फिर पता लगता है कि भाई समाज में कितना विभाजन है, कितना लोगों के साथ भेदभाव होता है, ठीक है, स्त्रियों के साथ कितना भेदभाव होता है। तो ये वही बता रहा है बस, और कुछ ही नहीं है इसमें। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये बहुत छोटे मोटे एग्जामों में बहुत बार आपको ये मिलेगा, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनके गौरव गाथाओं को, तस्वीरों, उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। देखो इसमें देखो कैसे दिखाया जा रहा है, जैसे राजा महाराजा यही है। बस ये याद रखना कि ये पहला था, कब बना था, 1773 में बना था, पहला गवर्नर जनरल था। बस ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी की पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये भी कोई काम का नहीं है, मतलब ये बता ही रहा है कि आप क्यों चीज़ चाहते हो, ये भी कोई काम का नहीं, हटा दो। अब आगे देखो हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के शास्त्रीय और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके से में कोई समस्या दिखाई देती है? हाँ दिखाई देती है। देखो यहाँ पे पहली बात तो धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया गया, सबसे बड़ी गलती। इसीलिए तो आजकल अपन क्या बोलते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। ये चीज़ याद रखना, नहीं तो ये तो देखो ये धार्मिक आधार पर भेदभाव है। तो ये आप देखो ये है ना, ये आपको छोटे मोटे एग्जाम में यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, फिर भी पर याद रखना कि वे कौन सी बुक में जो है ये बांटा गया है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश के आधार पर किसने बांटा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप थोड़ा बहुत हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतें, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। तो ये कोई मतलब का नहीं है। आगे बढ़ो। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अब ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ऐसे में भी आप लिख सकते हो ये लाइन। ये क्यों मानता था सोचो, इसका कारण देखना अभी वो कैसे क्या बोलेगा। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार,
कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं कर सकता। अब ये देखो, याद रखना, ये मेंस में काम आएगा। पीटी में पूछ सकता है कि किसने ऐसा बोला था। पहले पूछता था यूपीएससी से, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देता था, पीसीएस में पूछे जाता है। तो ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में खास तौर से। भाई अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अभी से क्या दिखा रहा है कि भारत के जो एंशिएंट और मिडिवल काल में जो भी शासक करता थे वो कैसे थे, वो लोगों शोषण करता थे, पर अंग्रेज ऐसे थे कि अपने आप को देखो महान घोषित करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, तो इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट, आप मेंस में कहीं पे यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, ये डायरेक्ट आपसे मेंस का क्वेश्चन बना सकते हैं, यही उठा के लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन बन सकता है। क्या आपको लगता है कि भाई अंग्रेजी शासन ही जो है प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, उससे पहले जो अंधकार का दौर था? डायरेक्ट यही क्वेश्चन बना देगा, लिखो इस क्वेश्चन के बारे में। तो अब आपको इसको काउंटर करना पड़ेगा। भाई एंशिएंट काल में भी अच्छे अच्छे काम हुए हैं, ठीक, विजयनगर साम्राज्य, गुप्त काल हो गया, अशोक के टाइम में देखो, और मिडिवल में भी ऐसा नहीं है, अकबर के टाइम में अच्छे काम हुए हैं, कला स्थापत्य का विकास हुआ है, तो कैसे कह सकते कि अंधकार का काल था वो? तो ऐसे काउंटर करना पड़ेगा। हाँ, पर तो फिर आपको उसमें कुछ कमियां भी बतानी पड़ेगी। तो ये कल आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया, आप ये मेंस का क्वेश्चन लिख के लाओगे। सर्च कीजिए, आप खुद से लिखिए, नेट पे सर्च करो, चैट जीपीटी सर्च करो। और मैं क्वेश्चन बना देता हूँ एक बार, रुको, इसका क्वेश्चन बनेगा ताकि आप काउंटर करो। अपन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखें, डायरेक्ट मेंस में आने लायक क्वेश्चन है ये। तो इसको लिखो आप क्वेश्चन को, क्या आपको लगता है अब यहाँ से, ठीक है, मतलब इसके आगे ये आएगा, ठीक है। अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, ठीक है, और अंग्रेजी शासन सभ्यता का प्रतीक था, और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, और मतलब यहाँ और लगा देना, ठीक है, दौर था। क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था? इस कथन का, अभी मतलब इसके बाद में आएगा, इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कल आप ये क्वेश्चन लिख के चेक करवाओगे मेरे से, तभी आंसर राइटिंग सीखोगे, नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। इसे याद रख लेना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख के लाओगे कल आप लोग। आगे देखो, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान के दौर पर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म के एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। एकदम सही बात है। अरे भाई, जब मुसलमान शासक थे तब भी तो देखो ना, जैसे राजस्थान में राजपूतों का शासन था, सब जगह दक्षिण में जाओ आप, मराठाओं का शासन था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो मिडिवल काल मुसलमानों का ही लिए है? और जब आप इधर जाओगे, एंशिएंट काल में जाओगे, तो क्या बौद्धिज्म के शासक नहीं थे वहाँ पे? जैनिज्म के शासन नहीं थे? सब थे। तो आप कैसे बोल सकते हो इस आधार पर? ठीक। अंग्रेजी द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन को भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ये भी उन्हीं की देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। अब देख रहे हो, इसमें भी वो भेदभाव कर रहे हैं।
क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, तो कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये मॉडर्न काल था? न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो सब अच्छी बात है, इसके कहने का मतलब यही है कि भाई ये जो वर्गीकरण दिया गया, ये सब अंग्रेजों के आधार उनकी देन है। पर हकीकत में वो दिखाना मतलब होता ना कि जैसे होता है कि मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ कि देखो मैं कितना पैसे वाला हूँ, पर हकीकत में कुछ और है। तो ये अंग्रेज जो है नामों के द्वारा, उनके द्वारा ये दिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। हाँ, ये बात याद रखना। अपन इसको भाई औपनिवेशिक मतलब गुलाम थे ना अपन उस टाइम। मॉडर्न काल कैसे बोल सकते हो आप इसको? अपन तो गुलाम थे उस टाइम। औपनिवेशिक क्या होता है? अब ये अच्छा चीज़ है, ये मेंस के लिए, पीटी में तो नहीं, पर मेंस के लिए। भाई कोई चीज़ गुलाम, औपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि देखो, इसको शब्दों को तोड़ना सीखो। औपनिवेशिक का मतलब आप कोई दूसरा बाहर कोई राज्य है, मतलब कोई देश है और दूसरे देश पे अपना शासन चला रहा है, ठीक है, अब तो उसको औपनिवेशिक बोला जाता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था में समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, याद रखना, अर्थव्यवस्था पर भी, समाज पर भी। जो समाज के लिए कानून बनाते थे, सती प्रथा कानून, ये सब सारी चीज़ें। इकोनॉमी को अपने अनुसार, जैसे नील खेती के लिए उनको प्रोत्साहित करना, वो जो चाहते थे वही करना। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया जाता, टैक्स वसूला जाता था। अपनी ज़रूरत की चीज़ों की सस्ती कीमतों पर खरीदा जाता था और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते थे, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये है इसका डेफिनेशन। तो डायरेक्ट पूछ सकता है उपनिवेश क्या होता है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। ठीक है, ये कोई काम का नहीं, पर तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ ये चीज़ है काम की। अब जैसे यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ये क्वेश्चन लिखना। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया क्या होती है और इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ। औपनिवेशीकरण पहले तो आप दिखाओगे कि डेफिनेशन ये है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस, अंग्रेज कैसे भारत को उपनिवेश बनाए, जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ दिया है, आप थोड़ा नेट पे सर्च करना, थोड़ा पढ़ना, तभी तो पता लगेगा। फिर इसके प्रभाव बताने हैं। प्रभाव स्वाभाविक बात है, नेगेटिव भी होंगे ज़्यादा, अपन कुछ पॉजिटिव भी होंगे, तो दोनों लिखना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको लिख के लाना है। हम किस तरह जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों के इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? तो ये कोई काम का चीज़ नहीं है। अब देखो एक बार थोड़ा ये देख लेते हैं, ये ओनली उस टाइम का रिपोर्ट है, कुछ काम का था नहीं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है ये। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों का बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, कुछ नमूने इस प्रकार। तो बस ये चीज़ याद रखना, जो नौसैनिक विद्रोह कल मैंने जो बता रहा था, ये कब हुआ था? 1946 में। तो थोड़ा बस ये चीज़ याद रखना, और कुछ ही नहीं है इसमें। वो याद रखना, वो तलवार जो नाव थी उस पर हुआ था ये चीज़, नौसैनिक विद्रोह। इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नाव पे हुआ है, कब हुआ है, बस ये चीज़ याद रखना, और कुछ ही नहीं है। बम्बई में क्या हो रहा था, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची से क्या रिपोर्ट मिली? 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेशपद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। तो ये रिपोर्ट भेजी गई है।
ठीक है। यहाँ पे ये कोई काम का नहीं है, ये तो एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है कि उस रिपोर्ट से क्या पता लगता है क्या है। पर हाँ, यहाँ पे ये पता लगता है कि पहली बात तो नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और कौन सी नाव पे हुआ था, तलवार वलवार नाविक थी, उस पर हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको जब उस बुक में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। प्रशासन अभिलेख तैयार करना, जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तब भी आप यही काम करोगे, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप जो भी काम करोगे, क्या क्या कार्य हुए आपके शासनकाल में, उस टाइम सरकार कैसा कार्य कर रही थी, सब होता है। वो ऐसा नहीं आज के टाइम से नहीं है, पहले से ही लिखा जाता था ये चीज़ें। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना, ये आज भी चलता है। आपको जैसे ज्ञापन देना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है, प्रतिवेदन पर, ये सारी चीज़ें आज भी चलता है। और याद करो आप, क्या जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ब्यूरोक्रेट किस तरीके का क्या करते हैं, आपकी बार भी आया था क्वेश्चन। अंग्रेजों यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्हें सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनाए दिए गए। तो ये आज भी काम करता है। तहसील के दफ्तर हो गए, कलेक्ट्रेट हो गया, आज भी है, कमिश्नर के दफ्तर हो गए, प्रांतीय सचिवालय हो गए, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत समझने के लिए, जैसे आपके क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइप से थोड़ा बहुत माइंड में रहना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों का आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। अब देखिए, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीटी के लिए नहीं है, मेंस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ एक थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए बस। वहाँ आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, और आप बड़े बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। तो ये बता रहा है कि उस टाइम कैसे काम किया जाता था, तो कुछ है नहीं इसमें बस। उन्हें कुशन वीसी के माहिर लिखते थे। कुशन वीसी या सुलेखनीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अब देखो, ये चीज़ ये पूछ सकता है इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो ये थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकें भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई को दस्तावेज कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। मतलब समझ रहे हो, अब ये मतलब ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बना, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 19वीं सदी में ना छपाई प्रिंटिंग मशीनें आ चुकी थी, ये चीज़ याद रखना। तो 19वीं सदी का मतलब 1800 से लेके 1900 तक। अभी देखो, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, ये चीज़ याद रखना, 1920 में बना था ये। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजी सोच में संस्थानों कितना भारी महत्व था, तो ये चीज़ याद रखना। अभी शरीफे का पौधा 17 दशक, हाँ लगा रहा हूँ। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न, हाँ अंग्रेज द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इसे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है, कोई मतलब नहीं है। अब इधर आओ, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। जैसे आज भी देखो करवाया जाता है, इकोनॉमी सर्वे करवाया जाता है, अभी जनसंख्या का सर्वे करवाया जा रहा है, तो उस टाइम में भी इम्पोर्टेंट था। अंग्रेजों को विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो जैसे यूपीएससी मतलब क्वेश्चन पूछ सकती है, भाई इन जो सर्वे करवाया जाता है सरकार के, इनका क्या महत्व होता है, तो ये याद रखना कि किसी भी शासन को अच्छे से चलाने के लिए उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश को नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, ये चीज़ याद रखना। रिवेन्यू, भाई कितना रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, कहाँ से क्या कलेक्ट हो रहा है,
इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, ठीक है, कितनी, अब देखो इसमें किस तरीके के होंगे भाई, कितनी तो ज़मीन है, उसमें किस प्रकार की खेती हो रही है, ठीक है, कितने उपजाऊ है, कितने अनुपजाऊ है, ये सारे रिकॉर्ड आज भी रखे रहते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास में फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, ये भी याद रखना। 1871 में पहली बार होती है जनगणना, उस पर 1881 से शायद ऐसा होता है रेगुलर, 1871 या 72 में, फिर 1881 से रेगुलर होती जा रही है। परंतु अभी इसका चैन टूट गया, क्योंकि 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, वो आज तक नहीं हुई है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, ठीक है, देखो याद रखना कि 1931 तक ही जाति काउंट करने की, फिर उसके बाद में बंद कर दिया गया था। तो ये अब क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी बात अब मैं फिर बता रही हूँ, पीटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब वापस से जाति गणना होगी अब की बार, तो ये अब की बार इम्पोर्टेंट है कि कब तक हुई थी, कौन था, क्या था उस शासनकाल में, तो ये पीटी में क्वेश्चन जरूर बनेगा। उनकी जाति, इलाका और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो ऐसे तो मतलब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पर एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि सर्वेक्षण का क्या महत्व होता है, क्यों जरूरी होता है, बस इतना याद रखना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस किस प्रकार के सर्वेक्षण करवाए जाते हैं और इनका क्या महत्व है, तो थोड़ा उस तरीके से इम्पोर्टेंट है बस। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इनमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयाँ की क्या वजह थी, मतलब वो क्यों विद्रोह कर रहे हैं, वो समझ पाते। तो सरकारी आंकड़ों से तो सरकार के बारे में तो पॉजिटिव छवि बताएंगे ना, नेगेटिव छवि से नहीं बताएंगे। और जैसे बंगाल मानचित्र सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, ठीक है, ये जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर, तो ये चीज़ याद रखना। अभी जेम्स प्रिंसेप 1832 उस टाइम था, इसका क्या भूमिका थी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों के चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया चित्र इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते हैं। तो ये यार जेम्स प्रिंसेप जो है बंगाली मानचित्र और सर्वेक्षण के जो काम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। याद करो, इसका दूसरा यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि अशोक का जो शायद अशोक का नाम का उद्घाटन किसने, वहाँ पहली बार अशोक को नाम को किसने मतलब पढ़ा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, जेम्स प्रिंसेप भी था उसमें। 2017 का क्वेश्चन है पीटी का। अब ये 1857 के विद्रोह का उनका चित्र बनाया गया। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। देखो किस तरह से नेगेटिव दिखा रहे हैं। अंग्रेजों नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह में बारे में आप आगे अध्याय में पढ़ोगे। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों से चल रहे आंदोलनों को पता चलता है। यहाँ 1946 में पुलिस की हड़ताल की खबर दी गई है, तो कोई काम का नहीं है, बस पढ़ लो। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया है। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया है। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वहाँ कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ऐसी शिकायतें ऐसा नहीं अंग्रेजी शासन काल में थी, अभी भी है। तो इससे पता लगता है कि भ्रष्टाचार है वो। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे क्या लगता है कि वहाँ की रियलिटी, सोशल रियलिटी के बारे में पता लगता है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेताओं सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी लिखा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता रहा है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे।
इनसे हमें यह भी पता नहीं लग सकता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह का अनुभव से गुजर रहे थे। तो भाई सही है। अब देखो, एक तो हो गया भाई सरकारी रिपोर्ट, दूसरा ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मालक जीवन स्मरण है, उनकी डायरी है। इससे भी एक समाज के एक लेवल का पता लगेगा, पर जो लोअर समाज है, बिल्कुल एकदम निम्न समाज है, उनके बारे में कौन लिख रहा है? तो उनके बारे में जब तक नहीं पता लगेगा ना, ये देखो ऑप्शनल, जो हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, उनके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अपने लिए नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे पूछा जाता है। पीसीएस में ज़रूर पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और यूपीएससी में नहीं पूछता इस टाइप के क्वेश्चन। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आने लगेगी। अब देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, परंतु देखो 2 मेंस के क्वेश्चन थे, वो मैंने दिए थे, वो पढ़ लेना। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार, आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। जानकारी ढूंढे, सही हो गलत। चलो अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ, कौन कौन है यहाँ पे? सो गए सब लोग? अरे बताओ जल्दी, कोई है भी या नहीं है? बोल का ही नहीं रहे हो। तो युवराज बताइए, ये क्वेश्चन, अरे ये स्टेटमेंट सही है या गलत? मामला गड़बड़ हो गया। अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देते जाना। चलो युवराज बताइए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल में खंडों में बांटा था। ये स्टेटमेंट सही है गलत? सही है सर। सही है ये? हाँ सही है ना। अच्छा ठीक है। सना तुम बताइए, ये सही है गलत है स्टेटमेंट? सना? सर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश में बांटा। हाँ तो फिर तो ये तो गलत हो गया। क्या जेम्स मिल ने बांटा था या किसी और ने बांटा था? जेम्स मिल ने बांटा था। अब देखो, तुम लोग अभी पढ़ा है, अभी हिस्ट्री ऑफ बोले। ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक लिखी थी, उसमें किया था। हाँ, और मैंने हाईलाइट भी करवाया था। अब मुझे बता कहाँ कहाँ है ये तो इसने बांटा है। तुम लोग सोचो कहाँ सो रहे हो? स्कॉटलैंड। मतलब आज ये राजनीति ये जेम्स मिल ही है, ये स्कॉटलैंड का था, इसी ने बांटा है। परंतु ये याद रखो ब्रिटिश है, ईसाई नहीं है वहाँ पे। और मैंने हाईलाइट भी करवाया था, उसके बाद में तुम लोग सोचो गलत कर रहे हो। जेम्स मिल ने ही बांटा है, परंतु यहाँ ईसाई नहीं है, यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलो सना बताइए दूसरा, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। बताइए। सर मिलती है कुछ कुछ तो। चलो युवराज तुम बताइए, युवराज बताइए, आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही और गलत बताओ, ये मत बताओ। सही है सर। उठा के फेंक दूंगा। सरकारी दस्तावेज से सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कलेक्टर है, वो क्या सोचते हैं वो पता लगता है अपने को। ये कहाँ पता लगता है कि आम लोग क्या सोचते हैं? इसीलिए तो ज़रूरत पड़ती है कि आम लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में जानने के लिए। कहाँ सो रहे हो तुम लोग? इसीलिए मैं फिर तुम लोग उठा के फेंक दूंगा। अच्छा, मुझे लगा कि सरकारी दस्तावेज से कुछ पता नहीं पड़ता है, आम लोगों को नहीं देखा। सर यूपीएससी भी ऐसे ही घुमाता है। तो बस यही है, तो देख लो। अरे इसमें कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई ये जो प्रशासनिक होते हैं इनके बारे में, उन्हीं के बारे में पता लगता है। उनको पता लगता है सर कि क्या नीति करनी है आगे। ये देखो, जनता को ये देखो ये सरकारी यहाँ देखो ये साफ लिखा है, सरकारी रिकॉर्ड है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी क्या थी, किन चीज़ों में, तो उसके बाद वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी क्या कार्रवाई की वजह थी। कहाँ सो रहे हो तुम लोग? सोचो अभी पढ़ा रहा हूँ अभी गलत कर रहे हो। इसीलिए फिर बता रहा हूँ, एक तो पढ़ के आया करो, दूसरा यहाँ जब क्लास में रहो तो एक्टिव रहा करो, तीसरा आज जाके पढ़ लेना इस चैप्टर को ख़त्म। और जो मैंने हाईलाइट करा उनको हाईलाइट कर लेना, बस फिर ख़त्म है चैप्टर।
अगला बताइए सना, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, सही है या गलत? यस यस सर, सही। युवराज, सही है या गलत? सही है सर। हाँ, ये मैंने बताया था कि सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, बिना सर्वेक्षण के बिना आप पता ही नहीं चला पाओगे। ये देखो, अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। चलो आगे, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने भी दे दिया था उधर, पर फिर भी चलो बताइए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या है, बताइए। यहीं पे करवाते जाता हूँ और वो दोनों क्वेश्चन जरूर लिख के लाना। चलो सना बताइए, क्या लगता है, क्या क्या कमियां हैं इसमें, क्या प्रॉब्लम है इसमें, अगर अगर आप इस आधार पे बांट देते हो तो, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। सर भेदभाव होगा। और और अलगाव वाला भाव आ जाएगा सर। और अब देखा तुम लोगों को आंसर राइटिंग कैसी है, बताइए और बताओ और सोचो। अरे वहाँ पे मैंने बताया भी था, वो खुद बताया, वो इस एनसीईआरटी में बताया बहुत सारी चीज़ें, भाई क्या समस्या है इससे, उसमें सब बताया। नहीं सर, हो गया यार। युवराज तुम बताओ। सोच रहा हूँ। सोचिए सोचिए, दिमाग तो चले तुम लोगों का इसी बहाने। चैट जीपीटी का यूज करना सीखो, जो क्वेश्चन दिए हैं तो पहले चैट जीपीटी से करके देख लेना और फिर खुद से सोचो, नेट पे सर्च करना। क्या हुआ, नहीं सोच पा रहे हो, अभी तो पढ़े ही हो। अरे एक तो पहली बात, हम्म, कुछ नहीं सर, क्वेश्चन पढ़ रही थी, और क्या सकता है इसमें। सर कालखंडों में बांटा है ना, मतलब समय में, तो सर एक कालखंड मतलब एक समय में तो हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो वो भी तो एक समस्या है। उन्होंने मुस्लिम का कालखंड अलग किया है ऐसा, और हिंदू का अलग। अरे उसने बताया नहीं था, पहली बात आप पता कैसे करोगे भाई, जैसे मान मुस्लिम काल दे दिया आपने, तो मुस्लिम काल में क्या हिंदू शासक नहीं थे क्या, एंशियंट में वो धर्मों के शासक नहीं थे, समझ में आया? तो इससे ब्रिटिश काल में क्या ब्रिटिश का शासन चल ही था पूरा। तो ये चीज़ तो याद रखिए, समस्या क्या होगी इससे, पहली बात तो भाई धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी बात ब्रिटिश औपनिवेशिकता का प्रभुत्व स्थापित होता है इससे, तो ऐसे से इसे ये पता, इससे तो ऐसा लगता है कि भाई ब्रिटिश ही जो है उन्होंने अच्छा काम किया है और भारत के लोगों ने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है। कालखंड में बांटने का यही है, क्योंकि जिस टाइम अंग्रेज उपनिवेश कर रहे थे तो उस टाइम और भी तो जो थी सल्तनत थी और जो ये राजा थे, तो वो भी तो काम कर रहे थे, तो उनको छिपा दिया और अपना दिखा दिया इस तरीके से। देखो यहाँ साफ लिखा है क्या क्या समस्याएं थी उससे, देखो यहाँ साफ लिखा है। प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं, इस विभाजन को अपनी समस्या है, इतिहास के इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, पहले तो यही गड़बड़ी है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है, और मध्यकालीन समाज वे समाज जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, मतलब वहाँ पे उनका अंधकार का काल बताया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये देखो कि एक दौर में कई धर्म एक साथ नहीं चलते थे, इससे तो यही पता लग रहा है, मुसलमान तो मुसलमान ही थे क्या सारे, सब नहीं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। वही प्राचीन भारत में अगर जाके देखो तो एक धर्म से ही शासन चला रहे थे, सब थे, ठीक है। दूसरी बात, अंग्रेजी शासन प्रगति का और अन्य शासन अंधकार के युग थे, इसलिए ऐसा बोला गया।
यूरोपीय भाई ब्रिटिश काल में सभ्यता की राह ले जा सकता है, इस काम के लिए जरूरत है यूरोपीय शिष्टाचार, तो ये उसको मानते थे। और ऐसा मानते नहीं थे कि भाई एंशिएंट और मिडिवल काल से भी कुछ सीखा जा सकता है। दूसरी समस्या है, देखो मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले यूरोप से पीछे हैं। इतिहास उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक भेद, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का बोलबाला था। ऐसा नहीं है ना, हकीकत तो और कुछ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों किस तरह सुरक्षित रखा था, बताइए। अरे चलिए, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखो। इतिहासकार अपने पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी किस तरह अलग होती है। छोड़ो, ये कोई क्वेश्चन काम का नहीं है। गंदगी कहते हैं, ये कोई काम का नहीं है, छोड़ो। कल जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर लिख के लाओ, चाहे कहीं से भी देख के लिख के लाओ, पर लिख के लाओगे इस धीरे धीरे ऐसे आंसर राइटिंग करना सीखोगे। ठीक है। दूसरी बात अभी मैं बता देता हूँ साथ के साथ, थोड़ा बहुत R&D कर लेना। R&D किन चीज़ों पे करनी है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था, इसके बारे में हो गया। एक तो ब्रिटिश गवर्नर है, उनके बारे में जितने भी इन गवर्नरों के बारे में है, ये इनके सबके बारे में पढ़ के आना, ये चीज़ याद रख लेना। इनके बारे में पढ़ो कि कब कौन सा टाइम, कल ये नोट्स बनाओ, साथ के साथ काम करते चलो, जब जाके फ़ायदा होगा। नोट्स बनाओ इनके, भाई बाद में मैं दे ही दूँगा, पर कल मुझे नोट्स चाहिए, सब ग्रुप में अपलोड करो। कल युवराज जैसे अपलोड किया था, सब काम अपलोड किया करो उसमें, तब पता लगेगा ना मुझे तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम बोल देते हो हाँ कर लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जितने भी गवर्नर है, जनरल है, क्योंकि PT प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन आए हैं, ये चीज़ याद रख लेना। तो इन गवर्नर जनरलों के बारे में कब आए, इन्होंने क्या क्या कार्य किए और इन कार्यों में क्या क्या इनके इम्पोर्टेंट थे, वो सब आप कल मुझे लिख के ग्रुप में भेजोगे। ये आपका होमवर्क है। इस ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखवाए हैं, ये आप लिख के सबमिट करोगे। आपको सैटरडे संडे यही काम है। उधर जो CSET में काम दिया है वो कर लेना। ठीक है, ये जेम्स प्रिंसेप है, इसके बारे में भी क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये अभी साथ में ही करते चलो ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नाम आए हैं उनके बारे में अच्छे से एक बार नेट पे सर्च करके देखो और खुद का नोट्स बनाओ, तब जाके NCERT कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि NCERT बस पढ़ लिए हो गया कंप्लीट। तो ये आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, जो R&D का काम दिया हूँ वो करके लाना है साथ के साथ, तब जाके कंप्लीट होगा। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछो। तो ये दोनों काम जो मैंने दिए थे कुछ करके लाना। बोलो, आंसर राइटिंग किसकी करनी है? ये जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे ना बीच में क्लास में, जो 2 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए थे मैंने, वो उन पे करनी है आपको आंसर राइटिंग। उस टाइम ये थे नहीं क्लास में। ठीक हो, देख लेना क्लास दोबारा, उसमें 2 क्वेश्चन है, उन पे आपको आंसर लिख के लाना, चाहे कहीं से भी लिख के लाओ। ठीक है, दूसरा काम है R&D का, ये सब लिख के आप सबमिट करोगे। तीसरा काम जो मैथ का मैंने होमवर्क दिया है वो भी आप क्वेश्चन करके उसमें ग्रुप में भेजोगे आप। चलो ठीक है। आंसर राइटिंग फिर क्वेश्चन देखो क्या था, क्या हो गया? पहला आंसर राइटिंग था, दूसरा क्या बोलते हैं ये R&D मतलब इनके जो बताया ना गवर्नर जनरल, इनके सबके बारे में, कब इनका शासन काल रहा, कि कौन कौन से काम किए इन्होंने, सब पता होना चाहिए। हर बार आता है, PT प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, चाहे ChatGPT से पढ़ो या दृष्टि वाली बुक में मिल जाएगा इनके बारे में, कहीं से भी, मतलब आप कहीं से पढ़ के आओ, आपका है, परंतु ये पढ़ के आना। ठीक है, तब जाके पहला चैप्टर खत्म होगा, ये याद रख लेना, तब ये कंप्लीट है। अरे चैप्टर को आज एक बार और जाके पढ़ लेना तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज जो मैंने हाईलाइट करा है उनको हाईलाइट कर लेना बस, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसको दोबारा फिर बार बार पढ़ने की जरूरत है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। चलो ठीक है, तो कल सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को मैं मिलूँगा। चलो संडे को सर कोई टेस्ट का वो अभी नहीं लूँगा, अभी उसमें एक टॉपिक पढ़ाना और बाकी है, और अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उससे पहले। अभी तो गलतियाँ, तुम अभी गलतियाँ कर रहे हो, तो अभी तो उसमें बहुत सारी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मंडे टू फ्राइडे उसमें क्वेश्चन कराऊंगा, अगले सैटरडे संडे टेस्ट होगा उस पूरे चैप्टर, क्योंकि लगभग मेरा मानना है कम से कम उससे है ना 5 मिनिमम हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं उससे। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी एक सप्ताह और दे देंगे उसको, अच्छे से करेंगे, परंतु प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा क्वेश्चनों पे। फिर मैं सैटरडे संडे लूँगा, 150 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, 2 या 3 घंटे का टाइम दूंगा, 3 घंटे ले लेना, परंतु करना उसको अच्छे से, प्रैक्टिस हो जाएगी एक दोबारा अच्छे तरीके से।
तब जाके कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगला चैप्टर। फिर हो सकता है धीरे धीरे अपन नहीं, फिर उसमें कुछ कुछ टॉपिक वाइज करते जाएंगे। फिर विभाजिता वाला नियम सीखेंगे अच्छे तरीके से, उसके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हर बार उसके 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं विभाजिता के नियम के, तो वो करेंगे अपन, फिर वो सीखेंगे। तो ऐसे अपन सब टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में फिर एनसीईआरटी शुरू करूँगा कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि भाई एनसीईआरटी की ज़रूरत है, तब फिर एनसीईआरटी शुरू करेंगे अपन। चलो ठीक है फिर, बाय।